तो कम्युनिस्ट का आंदोलन है तो बात तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से ही शुरू होगी 1848। तो 100 साल से वाले बहुत पुराना 175 से भी ज्यादा है। और जिस समय कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया उस समय सोच ये थी कि यूरोप में कम्युनिस्ट क्रांति दस्तक दे रही है, क्रांति बिल्कुल सामने है, बड़ा बदलाव, बड़े बदलाव की चारों तरफ आहट सुनाई दे रही थी और उस बड़े बदलाव से एक बड़ा कुछ बने, उसकी एक सही दिशा तय हो, इसके लिए मार्क्स एंगल्स ने और भी साथियों की मदद से ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया। लेकिन हम सब लोग जानते हैं 1848 में जो क्रांति दस्तक दे रही थी वो कम्युनिस्ट क्रांति नहीं थी, वो बल्कि प्रति क्रांति थी, प्रति क्रांति थी। तो पिछले 175-80 साल से कम्युनिस्ट आंदोलन धक्का खाते हुए, गिरते हुए, फिर खड़े होते हुए उतार चढ़ाव के बीच आगे बढ़ता रहा है। मेरी नजर में कम्युनिस्ट आंदोलन का मतलब एक लॉन्ग मार्च, एक लॉन्ग मार्च एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शोषण ना हो और जहां मानवता का, मनुष्यत्व का संपूर्ण विकास हो। इसके लिए एक लॉन्ग मार्च जो 1848 से शुरू हुआ चल रहा है। और ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई थी हमारे हिसाब से कि कम्युनिस्ट, क्योंकि किसी आदर्श दुनिया में तो हम है नहीं, अगर दुनिया आदर्श होती तब तो क्रांति की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए हम दुनिया से शिकायत नहीं करेंगे कि समाज ऐसा है, वैसा है, जमीन ऐसी है, वैसी है, लोग ऐसे हैं, वैसे हैं। ये शिकायत करना कम्युनिस्ट का काम नहीं है। जैसा आपको मिले, जहां आप पैदा हुए हैं, जैसा समाज आपको मिला, जैसा माहौल आपको मिला, उसमें आगे बढ़िए। उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कहता है कि जो भी फौरी मांगे हैं, फौरी मुद्दे हैं, उन तमाम आंदोलनों में रहिए, तमाम आंदोलन को सफल बनाइए। लेकिन हर एक जो फौरी आंदोलन है, तात्कालिक आंदोलन है, उस आंदोलन में आपको भविष्य का प्रतिनिधित्व करना है और एक तरह से भविष्य का टू टेक केयर, उसकी परवरिश करनी है। तो वर्तमान जैसा जहां मिलेगा, जिस दुनिया में, जिस देश में जहां जैसा वर्तमान था, जहां जैसा था, वैसे कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ा। जहां गुलामी थी वहां गुलामी के खिलाफ आजादी के लिए लड़ते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ा। जहां तानाशाही थी वहां लोकशाही के लिए लड़ते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ा। जहां तमाम किस्म की सामाजिक रूढ़ियां थी, उन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए, जंजीरों को तोड़ते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ा। तो इसी यही हमारे सामने कम्युनिस्ट आंदोलन का एक लाइन में लिखाता है। बाकी आज ये क्रांति सफल हुई, कल वो क्रांति फिर कोलैप्स कर गई, आज ये देश है, कल वो देश नहीं है, वो होता रहेगा, ये होता रहेगा। और ये तो सोवियत की जो क्रांति थी वो तो गजब की क्रांति है। उसमें अब सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, बिल्कुल एक नए देश का निर्माण, एक नई सोच कम्युनिस्टों ने प्रयोग किया है। भारत में हम 100 साल की बात कर रहे हैं, हमारे सीपीएम के साथ ही शायद 105 साल की बात करते हैं, वो 1920 से मानते हैं। हम लोग भी सीपीआई के साथ भी 1925 से मानते हैं, क्योंकि देश के अंदर सबसे संगठित शुरुआत हुई। खैर कोई बात नहीं है, 1920 के लिए, 25 के लिए ले दे करके 100 साल से थोड़ा ज्यादा, ये लंबा हमारा इतिहास है। 1947 तक वो आजादी के आंदोलन में था। हमें लगता है कि आज जब हम आजादी के आंदोलन की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा आजादी के आंदोलन के बारे में हमारी जो समझ है उसको थोड़ा व्यापक बनाने की जरूरत है। आजादी के आंदोलन के दौर में देश के सामने दो सवाल थे। एक, आजादी कैसे मिलेगी, अंग्रेजों को कैसे भगाया जाएगा, कैसे जाएंगे लोग। तो आजादी लाने के लिए कोशिश,
इसको लेकर के बहुत सारी बहसें, तो तरीका क्या हो, कैसी लड़ाई हो, बहुत सारे विभाजन इसको लेकर है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण था वो आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा। वो आजाद देश हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं, अभी आजादी की बात कर रहे हैं, तो आजादी के बाद कैसा समाज होगा, कैसा देश होगा। तो कम्युनिस्टों ने दोनों तरह पर काम किया। आजादी कैसे आएगी, अभी अनिश बता रहे थे कि कितने जेल गए थे महाविदेशन में। देखिए तो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट उस समय के प्रतिनिधि, कितना जेल जीवन था। तो जेल का हिसाब लीजिए, निश्चित तौर पर वही हिसाब है। लेकिन मेरी नजर में बाबा साहब अम्बेडकर भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। जेल नहीं गए थे शायद, अगर 2-4 दिन के लिए कहीं गए हो मुझे नहीं मालूम। जेल गए और आजादी के लिए ऐसे लड़े वैसे लड़े, ये उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, अब जरा सोचिए। 1927 जहां से बाबा साहब की एक तरह से यात्रा शुरू होती है, दो बहुत ऐतिहासिक काम करते हैं। पानी का सत्याग्रह, गांधी के नमक सत्याग्रह पर हम लोग चर्चा करते हैं इतिहास में, वो अंग्रेजों के खिलाफ था। और ये पानी वाला जो सत्याग्रह था, ये इस समाज की जाति प्रथा के खिलाफ, इस समाज के सामाजिक गुलामी के खिलाफ था, जिस लड़ाई को आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन पर जनता का हक हो, दलितों का, दबे पिछले लोगों का, आदिवासियों का हक हो। दूसरा, उसी 1927 के अंत में आकर के मनुस्मृति को पब्लिकली जला देते हैं, उसका दहन करते हैं। संविधान लिखा गया बहुत बाद में, वो संविधान कैसा होगा वो बाद में, लेकिन कैसा नहीं होगा। हिंदुस्तान का संविधान, आजाद मुल्क का संविधान, ये जो गुलामी का दस्तावेज है मनुस्मृति, इसको बिल्कुल खारिज करके, इसको जलाते हुए तब हिंदुस्तान का संविधान लिखा जाएगा। कितना बड़ा महान दो काम, दो बहुत ऐतिहासिक काम। तो आजादी का आंदोलन हम अगर कहेंगे आज के डेट में खड़े होकर के, तो ये बहुत आजादी का बहुत बड़ी लड़ाई। तो इतिहास में बहुत हाइंडसाइट में बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं। ऐसा ना होकर के अगर ऐसा होता तो क्या होता, बहुत कुछ कह सकते हैं, इसमें वो फायदा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इससे आपको पता चलता है कि क्या क्या आपके पास पेंडिंग काम रह गया। जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को आपको पूरा करना है देर सवेरे, जब भी करिए लेकिन करना होगा। तो 1936 जिसकी चर्चा हुई, 1936 में किसान सभा, 1936 में किसान मैनिफेस्टो, जमींदारी उन्मूलन का नारा, 1936 में सज्जन जाए, प्रेमचंद सब मिलकर के पूरे देश में प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन। उसी 1936 में एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, बाबा साहब का वो भाषण जिनके लिए उनको आमंत्रण मिला था, लेकिन आमंत्रण देने वाले डर गए। जब शायद उन्होंने देखा होगा कि क्या बोलने वाले हैं, वो डर गए और एक तरह से वो उनका आमंत्रण वापस ले लिया गया। उन्होंने उसको किताब बना करके लिख दिया। और वो अगर वो जमींदारी उन्मूलन और जाति उन्मूलन, ये दो सबसे रेडिकल नारे जो हमारे आजादी के आंदोलन से निकले थे, वो नारे अगर एक जगह पर आ जाते, क्या हो सकता था आज हम कल्पना कर सकते हैं। वो एक जगह पर आने लगे थे तो पूरे 30 के आखिरी दौर, 40 का शुरुआती दौर, जब बाबा साहब आंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, जब वो कह रहे थे कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों के साथ एक साथ मिलकर के लड़ना होगा, दोनों हमारे दुश्मन है। उस समय कम्युनिस्टों के साथ बहुत घनिष्ठ एकता बन रही थी। उस समय बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का आंदोलन कह लीजिए, या जो भी हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, कोंकण के इलाके में किसान आंदोलन, हजारों की तादाद में किसान मजदूर मिलकर के जुलूस निकाल रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अफसोस चीजें कुछ दूसरी दिशा में आगे बढ़ी, रास्ते कुछ इधर उधर हुए सबके। इसलिए इतिहास को तो रिराइट कर नहीं सकते, नए सिरे से इतिहास को रीइन्वेंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे इस बात को हम समझ सकते हैं कि वो जो काम पेंडिंग था,
उसको तो आज तो करना ही होगा। आजादी के आंदोलन के दौर में 2 कन्वर्ज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज हमको करना ही होगा इस काम को। और इसीलिए आज जो बातें हो रही है कि देश में, हमें लगता है कि सब लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि आज का जो दौर है ये अभूतपूर्व, हिंदुस्तान के लिए अभूतपूर्व दौर। इस दौर को किसी ने कभी पहले झेला नहीं है, देखा नहीं है, इतना बड़े खतरा देश के सामने कभी आया नहीं है। टुकड़ों में हमने बहुत कुछ देखा है, टुकड़ों में बहुत कुछ हमने देखा है, अलग अलग अनुभव है, बहुत कुछ है, लेकिन उन टुकड़ों को जोड़ करके अगर ऐसा कुछ बन जाए तो देश में ये बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणवाद से बहुत पुरानी लड़ाई, बिल्कुल पुरानी लड़ाई, जातीय उन्मूलन के लिए बहुत पुरानी लड़ाई। लेकिन जिस समय बाबा साहब मनुस्मृति को जला रहे थे 1927, और आज जब उस मनुस्मृति को बिना बताए उसी को थोपने की कोशिश हो रही है, जो आरएसएस की पुरानी सोच है कि इसीलिए असली संविधान है भारत का। अभी कुंभ मेले में हम लोग भरदौर में कितने लोग भर गए उसका पता लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कितने लोग भरे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग लापता है, सरकार छुपा रही है। उसी कुंभ मेले में एक संविधान, हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसविदा वो लॉन्च होने वाला था। शायद इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लोगों को लगा होगा कि भाई समय अभी बहुत माकूल नहीं है, थोड़ा इसको स्थगित कर दो, बाद में किया जाएगा, लेकिन वो काम तो हो रहा है। वो जो संविधान लिखने वाले हैं, हमने देखा कि वो क्या है, हिंदू राष्ट्र संविधान निर्मल समिति। हमने पहली बार जब देखा तो लगा कि कहीं पढ़ने में मैं गलती कर रहा हूँ क्या, निर्माण समिति की जगह पर निर्मल समिति लिखा गया क्या? नहीं, वो उनके लिए संविधान गंदा है, इसको निर्मल करना है। पता नहीं गंदा क्यों है, बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए उनको संविधान में गंदगी दिख रही है, या इस संविधान में सबके लिए बराबरी, सबके लिए आजादी, सबके लिए भाईचारा, सबके लिए संपूर्ण न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण न्याय की बात है, इसलिए है। तो संविधान लिखने वाले हैं, कह रहे हैं कि हम रामायण, गीता, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र सबका घोलमट्ठा बना करके एक संविधान लिखेंगे, और वो संविधान ऐसा होगा जहां जो काम चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है, वोटर लिस्ट में ऐसा मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट से चुन करके मुस्लिम मतदाताओं का नाम हटाओ, वोटर सप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उनको वोट डालने ना दो। वो कह रहे हैं कि ये सरदर्द चुनाव आयोग का हम लोग खत्म कर देते हैं, चुनाव आयोग का सरदर्द खत्म हो जाए, मुस्लिम समुदाय का वोट डालने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाए, यहाँ वोट डालने का उनका अधिकार नहीं होगा। खुले साफ साफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कभी संज्ञान लेगा भी नहीं लेगा। और ये सब जो बातें लोग कर रहे हैं, इनके लिए देश में कोई कानून है भी नहीं इनको रोकने के लिए, लेकिन वो अलग बात। तो ये जो आज के दौर है, इस दौर में हमारे सामने जो चुनौती है वो हम पुराने इतिहास के आधार पर तय नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा खतरा संविधान के हम 75 साल मना रहे हैं, और तब जाकर के उस ऐसे मौके पर संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये कोई वैसे ही बात कह दी गई, ऐसे ही जुबान फिसल गई? नहीं, वो जमीन पर है। हम लोगों ने एक कार्यक्रम लिया था कि 26 नवंबर जिस दिन संविधान पारित हुआ उसके 75 साल पूरे हुए इस साल 2024 में, 26 नवंबर से 26 जनवरी, ये 2 महीना गणतंत्र की स्थापना और संविधान पारित होना, 75 साल। इसको ठीक से हम लोग ऑब्जर्व करें। अब इसको ऑब्जर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आज संविधान का वो पहला पन्ना, वो प्रियम्बल, एक तरह से आज के दौर के लोकतांत्रिक आंदोलनों का मैनिफेस्टो बना हुआ है।
इसको गांव गांव ले चलो, गरीबों के पास ले चलो, जन जन तक इसको ले चलो। मैं आपको बताऊं, फुलवारी शरीफ से हमारे पार्टी के विधायक हैं कॉमरेड गोपाल रविदास। गोपाल जी ने सोचा कि हम इस समय जहां तक संभव हो स्कूलों में, पंचायतों में इसका बाकायदा पूरा शिलापट बनवा करके उस पर एक मुहिम के तौर पर चला देते हैं। कई जगह शिलापट बना। एक स्कूल था, एक कोई गांव है, मैं नाम इस समय भूल रहा हूं, फुलवारी शरीफ के इलाके में, जहां भाजपा जदयू पार्टियों का बहुत मजबूत सामाजिक आधार है, दोनों पार्टी का बहुत मजबूत सामाजिक आधार है। और वहां जब गए तो उनको आइडिया नहीं था, ऐसी तैयारी हो रखी थी कि हमारे गांव में आकर के ये संविधान का शिलापट और इसका उद्घाटन ये जमात सब करेगा। ये 2025 की बात मैं कर रहा हूं, ये आज की बात मैं कर रहा हूं। उस समय अगर बड़ा हंगामा हो सकता था, बहुत खून खराबा हो सकता था। हमारे साथियों ने बहुत धीरज से काम लिया, शिलापट लगा, कुछ उसमें FIR भी हुआ है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको समझने के लिए कि वो जो अमित शाह वहां संसद में खड़े होकर के जो बोल रहे हैं, वो जो पटना के बगल में फुलवारी शरीफ में एक चुने हुए विधायक के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, और ये जो नवादा के कृष्णा नगर में भूमि सर्वे के बाद 40-40 दलितों का घर जला दिया गया, पूरे बिहार में मुसहर टोले जितने हैं, हम लोग अभी पदयात्रा करके आए फारबिसगंज से पूर्णिया, जितने निचले टोला है, हर जगह लोग बेदखली का खतरा उनके सामने है। पटना में एक शीश महल, दिल्ली में खूब शीश महल की चर्चा हुई कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री निवास को शीश महल बना दिया। गलत है, उतना पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए। वो भी एक आम आदमी पार्टी, जो आम लोगों के लिए आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी, तो जहां सादगी की बात थी, वहां अगर 33 करोड़ खर्च हुआ है एक मुख्यमंत्री निवास, उसके ब्यूटिफिकेशन में, उसके रिनोवेशन में, तो गलत है, मानता है। लेकिन वो फिर भी एक मुख्यमंत्री के नाम पर है। आज मुख्यमंत्री बदल जाने, कल वो दूसरा मुख्यमंत्री आकर वहां रहेगा। लेकिन पटना में हमने देखा विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री है, बुद्ध मुक्त जहां है जवानीपुर के इलाके में 3-3 उनकी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा कुछ बन रहा है। और जहां बहुत बड़ा कुछ बन रहा है, लग रहा है कि यहाँ मुसलमान लोग क्या करेंगे, ये गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। तो ट्रम्प जब अहमदाबाद आते हैं, हम लोग ढक देते हैं कि भाई दिखनी नहीं चाहिए देश में गरीबी, देश में ये दिखनी नहीं चाहिए। G20 की मीटिंग हो गया दिल्ली में, पूरे तमाम लोगों को खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश के शासकों के नजर में गरीबी का मतलब है गंदगी, गरीब लोग मतलब गंदे लोग। स्वच्छता अभियान का मतलब है साफ कर दो सबको। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी वही स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसकी सफाई कर दो, निर्मल करो। तो ये वहां से उन लोगों को खदेड़ा जा रहा था, खदेड़ते खदेड़ते सड़क पर आ गए लोग, सड़क से भी आप खड़े रहने की कोशिश हो रही। 3 दिन के बाद ऑप्शन खत्म हुआ, अभी रिपोर्ट मिली कि शायद उनके पुनर्वास के लिए कुछ इंतजाम हो रहा है। तो ये जो पूरे जमीनी स्थिति है आज बिहार से लेकर के पूरे देश में, तो हमें लगता है कि हम लोग जहां खड़े हैं, ये जो फांसीबाग जिसको हम कह रहे हैं, फांसीबाग, हम लोग जर्मनी की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी इतना ही सोचते हैं कि भाई पूंजीवाद का बहुत बड़ा संकट होगा तब फांसीवाद आएगा। तो भारत में तो अभी वैसा पूंजीवाद ही नहीं आया, तो फांसीवाद कहां से आएगा। हमें लगता है कि इस तरीके से फांसीवाद को हम लोग समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भारत में जो फांसीवाद है वो खास किस्म का फांसीवाद है। मैं उसको कहता हूँ कि भारतीय फांसीवाद, उसका नाम अगर देना हो तो उसको भारतीय फांसीवाद कहेंगे। जर्मनी का फांसीवाद आया तो तूफान की तरह, आंधी की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया, और फिर हिटलर भी गए। और हम लोग नारा देते हैं कि जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत करेगा। इटली में मुसोलिनी, अभी भी देख लीजिए कि कम्युनिस्टों के साथ क्या विडंबना है। हम लोग सोचते कुछ, होता कुछ और है। इस क्रांति के बाद यूरोप में क्रांति फैलेगी,
अलग अलग के देशों में क्रांति होगी। जर्मनी में कोशिश हुई, रोजा लुक्सेमबर्ग, कार्ल लिब्कनेcht शहीद हो गए। जर्मनी के लोगों ने खूब जम के कोशिश की कि हो जाए क्रांति। फ्रांस के लोगों ने कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन क्रांति नहीं हुई। क्या हुआ? 1917 में रूसी क्रांति संपन्न होती है। 5 साल 1922 मुसोलिनी चढ़ जाते हैं रोम पर। मार्च ऑन रोम, पहला दुनिया में पहला फांसीवाद का प्रयोग 1925-22 में। सोवियत क्रांति के ठीक 5 साल बाद प्रति क्रांति अपने चरम पर। और उसी से ऊर्जा लेकर के, उसी से प्रेरणा लेकर के, उसी से आइडिया लेकर के 1925 में आरएसएस बना। जरा सोचिए, उसके दिमाग में और कुछ नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान आजादी के आंदोलन में बिल्कुल ये लोग नहीं थे। संविधान जब पारित हो रहा था उस समय खुल करके ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिखा जा रहा है कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें इस संविधान में भारतीय कुछ है ही नहीं, ये भारत का संविधान कैसे होगा, इसमें कोई भारतीयता नहीं है। तो भारतीयता कहाँ है? मनुस्मृति में है। उस समय के लिए तिरंगा झंडा में नहीं चाहिए, तीन जो है अशुभ है, हमें तो यहाँ भगवान ध्वज चाहिए। तो जब बात खुल करके कर रहे थे उस समय 1947, 48, 49 के दौर में, आज तो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज तो बात करने की जरूरत ही नहीं है उस तरह से। लेकिन काम तो वही है, विचार तो वही है, विचार परिवर्तन नहीं हुआ है, विचार नहीं बदला है। तो उसी को लेकर के हमें लगता है कि इतना लंबा फांसीवाद के लिए, इतना लंबा प्रोट्रैक्टेड, हम कम्युनिस्ट आंदोलन को कह रहे हैं लॉन्ग मार्च। चीन में कहा गया था कि प्रोट्रैक्टेड पीपुल्स वॉर, लंबी लड़ाई, लंबा जनता का युद्ध। और ये भारत में प्रतिक्रांति के लिए, फांसीवाद लाने के लिए 100 साल से 1925 से लगातार कोशिश, कभी एक कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी बैन हो जाओ तो माफी मांग लो, कह रहे हो हम सांस्कृतिक संगठन है, ऐसा नहीं करेंगे, सब मान के चलेंगे। और बस उसके बाद जैसे ही मौका मिले तो भी चढ़ जाओ। अभी राम मंदिर कैसे बना हम सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, संविधान के खिलाफ था, जुर्म था। अगर जुर्म था तो कायदे से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस पूरे जजमेंट को पढ़िए, जजमेंट में कहा कुछ गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो उल्टा है, वो पॉलिटिकल निष्कर्ष है। पॉलिटिकली क्या है? सुप्रीम कोर्ट को विषय लगा होगा कि ठीक है मंदिर बन जाए, बगल में मस्जिद भी बन जाए, दोनों बन जाए, हो सकता है झगड़ा खत्म हो जाए देश में, सारे मंदिर मस्जिद के झगड़े खत्म हो जाए, तो देश में विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी, लोगों के बीच में आपस में भाईचारा होगा। सोचा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन जैसे ही किया, ये आरएसएस है, 1 इंच इनको अगर आप छोड़ देंगे कहीं जमीन तो 10 मील जमीन आपसे छीन के ले लेंगे। 1 इंच जमीन सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा कि चलो ठीक है मंदिर बना लो, ये रियायत है, ये कंसेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कंसीडरेटरी अप्रोच था। लेकिन जैसे ही हुआ, अब उसके बाद कह रहे हैं 1991 का कानून खत्म करो, सारे मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर है। तो हमारे देश में तो लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर है तो मंदिरों के नीचे क्या है? मंदिरों के नीचे की तरफ खोद के देखा जाए तो पूरा इतिहास निकल आएगा इस देश में, कहां कहां बुद्ध के नाम पर कितने स्तूप थे और कितने लोग मंदिरों को खत्म करके बनाया गया। तो क्या 2025 में आकर क्या नहीं काम करेंगे? गड्ढा खोदते रहेंगे, खोदते 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 पूरे हिंदुस्तान को गड्ढे में खोद देंगे, यही काम करेंगे 2025 में। ये देखिए, और इससे भी बड़ा आप उन्होंने कह दिया कि असली आजादी राम मंदिर बनने से आई, राम मंदिर से ही आजादी आई है। तो अब समझ लीजिए, संविधान हवा में तो नहीं चला था, संविधान आजादी के आंदोलन से निकला था। तो संविधान को अगर खत्म करना है, मिटाना है, तो पूरे आजादी के आंदोलन की विरासत, आजादी के आंदोलन की समाज, आजादी के आंदोलन में सब कुछ, उसको भी नष्ट करना है। संविधान, हम लोग शुरू में संविधान के बारे में बिल्कुल सोचते थे कि इसमें बहुत कुछ नहीं है। सही बात है, बहुत कुछ नहीं है,
राइट टू वर्क। प्रोफेसर रणदीप सिंह बड़े मार्क्सवादी प्रोफेसर थे दिल्ली में, बहुत पॉपुलर, और वह लोग कहते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी है लेकिन राइट टू वर्क नहीं है। बहुत बुनियादी हमारे संविधान की सीमा, ठीक है, बहुत सीमा है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बात तो सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब सोचिए कि 1949 में जब संविधान पारित हो रहा है, उस दौर के बारे में सोचिए। आज हम लोग सांप्रदायिक की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव की बात करते हैं। उस दौर क्या था? उस दौर में दंगे हो रहे थे, देश का बंटवारा हो चुका है, लाखों की तादाद में परिवार इधर से उधर हो गए हैं। ऐसे दौर में जो आज भाजपा वाले कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं कि मुसलमानों को देश दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, यहाँ क्या काम है, क्या कर रहे हो, यहाँ जाओ पाकिस्तान में चले जाओ। हम लोग अगर देश में कहते हैं, हम लोग से कहते हैं जाओ पाकिस्तान में चले जाओ। ये बात जो आज कहते हैं इतने डंके की चोट पर इतना दबदबा बन गया है, लेकिन 1949 में क्या था माहौल उस समय देश में? ये बात वो हिंदुस्तान नहीं कह रहा था, नहीं कह रहा था। बड़े आराम से हिंदुस्तान में संविधान जो पारित हुआ उसके पहले पन्ने पर लिख दिया गया कि बिना किसी भेदभाव, ना धर्म, ना जाति, ना भाषा, बिना किसी भेदभाव इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए सबकी बराबरी, सबके लिए स्वतंत्रता, सबके लिए भाईचारा। इतनी बड़ी बात, और इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से उस समय कह दिया गया। आसान तो बहुत नहीं था, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बहुत कोई इसको लेकर के बात नहीं हुई। वो क्यों? ये है आजादी का आंदोलन। बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उनकी पूरी सोच थी, इसलिए गांधी जी ने कहा कि इन्हीं को बनाओ, इन्हीं को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाओ, बढ़िया काम होगा। बेचारे मतभेद रहते हुए भी तो बाबा साहब ने पूरा योगदान दिया, लेकिन पूरा का पूरा वो संविधान सभा, ये वो दौर, उस दौर का कॉमन सेंस, उस देश की भावना, उस समय देश की भावना, वो ठीक है पाकिस्तान अलग हो गया, हम लोग पूरे देश को बचा के नहीं रख पाए, और इसकी न्यू भी 1857 से जब अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेज ये नहीं सोच रहे थे कि 1857 हो जाएगा इस देश में। उनको लगा कि इस देश में तो मुगलों का राज था, तो मुगलों का राज था, तो मुगलों के राज, मुगल बादशाह को पूरे 1857 से नेता बना करके हिंदू मुस्लिम एक साथ चल पड़ेंगे। मंगल पांडे से लेकर के सारे लोग एक साथ वहां बंगाल से शुरू होकर के यहाँ कुंवर सिंह और पिलानी से लेकर के पूरे तमाम झलकारी बाई से लेकर सब लोग एक साथ चल पड़ेंगे, महिला पुरुष सब पूरे देश में। अब वो गीत लिखा जाएगा, 1857 में वो गीत लिखा गया, हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा और कोई मालिक नहीं है, ये मुल्क हमारा है, मिल्कियत हमारी है इस मुल्क में। और ये फिर बाहर से आया है, बाहर से आकर के लूटा दोनों हाथ से, और ये जो लूट का राज है, इस लूट के राज को खत्म करने के लिए, गुलामी के राज को खत्म करने के लिए आओ निकलो और जंजीरों को तोड़ दो। ये 1857, इससे बड़ा क्रांतिकारी गीत क्या होगा? इससे बड़ा 1857 में ये लिख दिया गया। उस समय अजीमुल्लाह खान ने, जिनको कहा जाता है 1857 के मस्तिष्क थे, अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा जाएगा तो हम नहीं चला पाएंगे इस मुल्क को। और तब से ये सांप्रदायिकता, तब से हिंदू मुस्लिम में झगड़े थे, ऐसे थी, ठीक है, पुरानी बात नहीं है। अगर झगड़े भी थे तो आपस में बहुत मेल मिलाप भी था, कोई बात नहीं थी, जैसे परिवार में होता है, झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अंग्रेजों ने खड़ा किया इस देश में, और जाते जाते देश को बांट के चले गए। तो देश को बांट के जब चले गए, लोगों को अफसोस था, दुख था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उस समय में भारत था, हिंदुस्तान, उसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। बिल्कुल सोचा कि हमें एक आजाद हिंदुस्तान बनाना है, और उसके जो सारे सपने थे आजादी का आंदोलन से लेकर उसको लेकर के आज संविधान पर हमले के साथ साथ मुझे लगता है जिसको हम लोगों को बिल्कुल नोट करना चाहिए कि आजादी के पूरी भावना को, पूरे विरासत को, उसको नकारा जा रहा है, बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हो रहा था, हमारे मोदी जी
अपने तरीके से डुबकी लगा रहे थे प्रयागराज में। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे भी डुबकी लगाई जाती है। और उसी दिन 5 तारीख को 104 हिंदुस्तान के नौजवान, हमारी महिलाएं, देश के नागरिक हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके गुलाम की तरह अमेरिकी सैन्य जहाज में उनको भेजा गया अमृतसर में। अमेरिका के बगल में छोटा सा मुल्क है कोलंबिया, 5 करोड़ आबादी है, लेकिन ट्रंप ने जब कहा कि हमारे सैन्य जहाज से हम कोलंबिया के लोगों को कोलंबिया में वापस करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आपके सैन्य विमान को हम कोलंबिया में उतरने नहीं देंगे। हमारे देश के नागरिक आपके देश में है, आपकी नजर में अगर वो गैर कानूनी है, आपके नजर में अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कहें ठीक है, हम अपने देश के विमान भेज कर उनका मना लेंगे। और उन्होंने मनाया, और जो आए वो लौट करके आए, उनके बारे में ये नहीं कहा कि इन्होंने कोलंबिया को बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप गए थे वहां अमेरिका में एक बेहतर भविष्य की तलाश में, आप बेहतर भविष्य इसी कोलंबिया में बनाइए, सरकार आपके साथ है। लेकिन हमारे मोदी जी जयशंकर संसद में सवाल उठा, इन्होंने कहा कि अमेरिका का कानून है, अमेरिका के साथ है। अभी मोदी जी जाकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब पूछा गया कि भारतीयों को गैर कानूनी बता करके वापस भेजा जा रहा है, आपको क्या कहना है? उन्होंने कहा कि नहीं, गैर कानूनी तो बहुत गलत है, और मैं तो उस पूरे इकोसिस्टम है, मोदी जी कहते हैं इकोसिस्टम, वो जो इकोसिस्टम है इस देश में मानव तस्करी वाला, हम तो उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं और ट्रंप की मदद चाहते हैं इस इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए। इकोसिस्टम सबसे ज्यादा गुजरात से 104 लोग जो आए, 33 गुजराती थे। सबसे ज्यादा गुजरात से लोग जा रहे हैं, जहां 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार है, अभी पिछले 10 साल से डबल इंजन, पहले से बीजेपी की सरकार आपके राज्य में, और ये इकोसिस्टम चल रहा है बिना सरकारी मदद। अगर मानव तस्करी हो रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, 40-40 लाख खर्च करके लोग 2.5 महीने मेहनत करके, कहीं कभी पैदल चल करके, कभी समुद्र से, कभी हवाई जहाज से इधर उधर होते हुए अमेरिका पहुंच रहे हैं एक बेहतर भविष्य की तलाश में, सुरक्षित जिंदगी, थोड़ा सा पैसा कमाएंगे इसकी तलाश में लोग चले जा रहे हैं। और आप गुजरात मॉडल का पूरा देश में पीट रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि इकोसिस्टम है, इसको हमको खत्म करना है। और आज मोदी जी लौट करके आए, और साथ साथ फिर 119 लोगों को दिया गया। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। भारत के विदेश मंत्री को बुलाया गया ट्रंप की शपथ के बाद, और वहां अमेरिकी विदेश सचिव ने 18,000 लोगों की सूची कमाई है, और चर्चा है कि 7 लाख हिंदुस्तानी के बारे में वो कह रहे हैं ये सब इलीगल है, सबको वापस भेजना है। आप जो कोशिश कर रहे थे भारत में बांग्लादेशी बोल करके एनआरसी आपने किया, असम में एनआरसी में 20 लाख लोग बाहर हो गए। 20 लाख में बांग्लादेशी शायद ही है, बंगाल के लोग थे, असम के अपने लोग थे, बिहार के लोग थे, जिनके पास कागज नहीं है। कागज नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है। बिहार में कितने लोगों के पास कागज नहीं है? भूमि सर्वे भी शुरू हुआ है, ये बिहार के लिए एनआरसी है। सब लोग कागज जुटा रहे हैं, कागज को दुरुस्त करो, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया कि जमीन, अब जमीन को लेकर के अफरा तफरी है, गरीब भी बेदखल हो रहे हैं। और अभी लोग सुपौल में गए थे तो सुपौल के किसान कह रहे थे कि हमारी जमीन सरकार ने कह दिया कि सरकारी जमीन है, बिना मुआवजा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान रहते हुए भी जान की बाजी लगा करके वोट दे देते हैं। और इस समय हमारे इंडियन पीपुल्स फ्रंट आरा से रामेश्वर प्रसाद जी जो नोनिया जाति से आते हैं, खेत मजदूर के नेता, आज तो अति पिछड़ों को लेकर चर्चा हो रही है, जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं थी, तो गरीबों ने ऐसे एक नेता को जिता करके बिना कोई गठबंधन इंडिपेंडेंटली जिता करके संसद में भेज दिया। उस दौर से हम निपट चुके हैं। आज जो दौर दस्तक दे रहा है, खतरा है बिहार के लिए भी, बुलडोजर राज, ये बिहार में नहीं देखा, ये नहीं देखा। ये सामंती खुदखार ताकत और उसके साथ पूरी राजसत्ता हो, ये अंधविश्वास, और उस अंधविश्वास का इतना बड़ा कारोबार हो, और उसमें अडानी की पूरी पूंजी लग जाए, उसमें अडानी के सारे टेलीविजन लग जाए, ये लेकिन देश में कभी देखा नहीं है।
तो हमने टुकड़ों में अलग अलग लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन सब कुछ को मिला दिया जाए, सब कुछ को मिला करके अगर देश में खतरा पैदा हो जाए, शायद बाबा साहब इसी के बारे में चेतावनी दे रहे थे जब कह रहे थे कि अगर देश में कभी हिंदू राज स्थापित होगा, हिंदू राज अगर इस देश में कभी कायम हो जाएगा, तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी विपत्ति कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ा डिजास्टर कुछ हो नहीं सकता। शायद वो समझ रहे थे और कह रहे थे कि ये जो संविधान है अच्छा संविधान है, लेकिन संविधान अच्छा बुरा होने से क्या होता है, जिसके हाथ में संविधान जाएगा असली चीज तो वो है। अगर ऐसे लोगों के हाथ में संविधान चला गया जो संविधान विरोधी है पूरी तरह से, वो संविधान बढ़िया संविधान से क्या काम करेंगे, क्या काम निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं। आज कह रहे थे कि जमीन संविधान टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल, जमीन जो हिंदुस्तान की है उसका जनवादीकरण भी हुआ नहीं है, ये सॉइल अनडेमोक्रेटिक है, और अनडेमोक्रेटिक सॉइल के ऊपर आप एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, उसमें टकराव तो होगा। इसका मतलब बाबा साहब ये इशारा कर रहे थे कि सॉइल को डेमोक्रेटाइज करो, डेमोक्रेटाइज द सॉइल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटाइज करो ताकि ये संविधान सुरक्षित हो सके। तो हमें लगता है कि जो तीनों मोर्चे पर आज जो हमारे सामने लड़ाई है, ये कॉर्पोरेट लूट जिसके खिलाफ किसानों ने लड़ा, जिसके खिलाफ नौजवान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, बड़ी एकता बने, बड़ी एकता बने। 3 कृषि कानून अगर वापस हुआ है तो 4 लेबर कोड भी वापस हो, बिल्कुल ऐसी लड़ाई हो देश के अंदर, और वो 3 कृषि कानून वापस हुआ है बहुत, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो तीनों कृषि कानून में जो बात थी वापस लेने के बाद अभी नई कृषि विपणन नीति के नाम पर वो तीनों कृषि कानून की बातों को एक नीति बना करके आपके सामने परोस दिया गया, लड़ाई जारी है। तो आज ये कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई, आज ये बिल्कुल सांप्रदायिकता भी, ये मामूली सांप्रदायिकता नहीं है, हमारे सबके सामने मॉब लिंचिंग, क्या मॉब लिंचिंग होती थी पहले देश में? एक सिलसिला चल रहा है, मुसलमानों को किराए पर मकान नहीं मिलेगा, आप दुकान नहीं दे सकते। अभी जिस दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि मोदी जी एक आदमी के पैर पकड़ रहे थे, एक जो नेता भाजपा के जो जीते हैं पत्थरगंज से, इनका पैर पकड़ रहे थे, जो सबसे ज्यादा जहरीली सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, गोलीबारों के तर्ज पर दुकानों में हर दुकान को बांट रहे हैं, गाँव यात्रा के समय कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है समूह कराओ, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले इन ऐसे लोग आ गए हैं। मुस्लिम सिख ईसाई भारत माता के 4 संतान 4 सिपाही बोलने से नहीं होने वाला, खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। इसमें जो भी पीड़ित है, दलित पीड़ित है तो दलित के साथ खड़े होइए, मुस्लिम पीड़ित है उनके खिलाफ उनके साथ खड़े होइए, महिलाएं पीड़ित है उनके साथ बलात्कार हो रहा है तो उनके साथ खड़े होइए। तो हमें तो लगता है कि हम कम्युनिस्टों के लिए, ये कम्युनिस्टों का इतना बड़ा गढ़ है, कम्युनिस्ट होना उसका सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी परीक्षा, जो परीक्षा हमारे पूर्वजों को नहीं देनी पड़ी। भारत में फांसीवाद नहीं आया था, हम अंग्रेजों से लड़े, सब लोग मिल करके लड़े, उनको भगा दिए। हम जमींदारी से लड़े, जमींदारी को हमने खत्म कर दिया। हम लड़े, ब्राह्मणवाद से लड़े, काफी हद तक उसको पीछे धकेला, मनुस्मृति को संविधान बनने नहीं दिया। लेकिन आज जो लड़ाई है, ये सब मिल करके पूरे देश को बिल्कुल खत्म करने के लिए। तो हमें लगता है कि इस दौर में वो बेचैनी सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों के अंदर होनी चाहिए। हम कम्युनिस्ट पार्टी के अलग कोई संकट नहीं है, कम्युनिस्ट अलग क्या संकट है, तो देश संकट में है। पूरे हिंदुस्तान का आधुनिक सपना, आधुनिक देश का सपना जिन्होंने भी देखा हो, थोड़ा फर्क हो सकता है, भगत सिंह का सपना, अम्बेडकर का सपना थोड़ा अलग हो सकता है। पूरे आधुनिक भारत के बारे में जो भी सोच रही है, जो भी कोशिशें रही है, सब कुछ खतरे में है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आजादी के आंदोलन में अगर हिंदुस्तान में उसी दौर में क्रांति हो गई रहती, बहुत अच्छा होता। अगर उसी समय जैसे चीन में क्रांति हो गई, जैसे रूस में क्रांति हो गई, तो आजादी के साथ साथ हम क्रांति भी कर लिए रहते। लेकिन बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधता है, हम लोग नहीं कर पाए।
कुछ इलाके में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत मजबूत हुआ, लेकिन नहीं कर पाया। बावन के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में कम्युनिस्ट आए, 57 के चुनाव में सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आए। तो आजादी के आंदोलन में जो हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उससे सीखना है। लेकिन आज का ये दौर है, हिंदुस्तान देख रहा है, पूछ रहा है कि कौन इस फांसीवाद का मुकाबला करेगा। इस फांसीवाद के खिलाफ अगर लाल झंडा लेकर के कम्युनिस्ट विचारधारा कि हम हैं एक नंबर पर संविधान की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए। इस देश में वो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके एक एक शब्द की रक्षा करने के लिए, बाकी मनुष्य की बात नहीं करते, लेकिन वो प्रियम्बल में वो घोषणा इसके लिए कम्युनिस्ट है। मुझे लगता है कि तब छलांग लगा करके हमको रोना नहीं पड़ेगा कितना वोट जीता था, आज कहां चला गया, क्या हो गया, कुछ भी रोना नहीं पड़ेगा। आपके सामने नया शानदार इतिहास आएगा, छलांग लगा करके कम्युनिस्ट आंदोलन रहेगा। अगर आज के दौर का हिम्मत के साथ, साहस के साथ, पूरे संजीदगी के साथ हमने मुकाबला किया, तो निश्चित तौर पर कम्युनिस्ट से यही अपेक्षा है, कम्युनिस्ट से पूरे देश की यही अपेक्षा है। भगत सिंह के वारिस खड़े हो जाएंगे इस देश में। उस समय भगत सिंह और गांधी की लोकप्रियता में बहुत अंतर नहीं था, दौर कुछ भी हो सकता था, नहीं हुआ। लेकिन आज के दौर में हम खड़े हो जाएंगे तो बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे काम ले लिया, लेकिन काम का जब दाम लेने का सवाल आता है, दाम को लेकर के कहीं बात नहीं हो रही है, काम का सम्मान नहीं, काम नहीं। तो पूरा बिहार बदलाव के लिए लड़ रहा है, और बिहार के बदलाव के लिए लड़े तो दिल्ली क्यों जाए? बगल में झारखंड है, झारखंड में दिखाया बिल्कुल संभव है। हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सारे लोग आकर के बांग्लादेशी कर रहे थे, वहां पूरे घुसपैठी कर रहे थे। लेकिन झारखंड ने तय कर लिया कि हमारे सामने बिजली बिल का बकाया माफ करो, 200 यूनिट बिजली दो। हमारे सामने स्थानीय लोगों को, स्थानीय नौजवानों के रोजगार को, स्थानीयता की सही नीति बनाओ। यहाँ के सामने भी मुद्दा है, ये बिजली का मुद्दा है, ये स्थानीय नौजवानों के उनके लिए प्राथमिकता का मुद्दा है। महिलाओं के लिए अगर 2500 वहां मिल सकता है तो बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं? ये सारे मुद्दे बिहार में हैं। बिहार अगर अड़ जाए इन मुद्दों पर कि हमें ये एजेंडा चाहिए, वो त्रिशूल बांटने वाला और गिरिराज सिंह का एजेंडा, हिंदू स्वाभिमान, बिहार के बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हमें स्कूल चाहिए, ज्यादा स्कूल चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें त्रिशूल नहीं चाहिए। इसको खारिज कर दीजिए और जो बिहार बोल रहा है उस आवाज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाए। बाकी बात होती रहेगी, चुनाव आएगा, सीट किसको कितना मिला नहीं मिला, वो सब बात होती रहेगी। अभी हमें लगता है कि हमारे सामने जो सवाल है, सबसे आगे अगर हम लोग निकल जाए बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो इस लाल झंडे को कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग आगे बढ़े। साथियों को आज के शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत ऊर्जा लेकर के मैं चाह रहा हूँ।